हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं टर्म 2 के लिए ये भी काफी इजी रहते हैं, बस आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स जो बनते हैं हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किससे बनते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है जनरली शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है कि जब हम कहेंगे अनइक्वल शेयरिंग जब होता है। क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग जब होता है तब उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ इसका अभी हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा K4 और फिर यहाँ पर रहेगा FeCN और 6। अब ये जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, अनइक्वल शेयरिंग को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी भी उसके स्टडी करने पड़ेंगे। अब टर्मिनोलॉजी स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर जो देख लेते हैं वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, बाकी सभी टर्मिनोलॉजीज स्टडी करने से पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं और डबल सॉल्ट्स होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता करना जरूरी है। एग्जाम में इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन जो है वो इजीली फ्रेम हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। बेटा देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मैं एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझाते चलती हूँ। तो अभी हम सबसे पहले लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक डबल सॉल्ट कि डबल सॉल्ट क्या होता है, और सेकंड जो लेंगे हम एक लेंगे ये कोऑर्डिनेशन, में यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेती हूँ इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे। अब देखो, डबल सॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पोटैश एलम पता है। क्या होता है पोटैश एलम? ठीक है, जिसको हम पोटैश एलम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम जनरल अगर लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हम इसको एक जो है व्हाइट कलर का रहता है ना, फिटकरी भी कहा जाता है। पोटैश एलम को क्या कहते हैं हम? हिंदी लैंग्वेज में अगर देखें तो फिटकरी भी कहा जा सकता है। इसके रीजनल लैंग्वेज में डिफरेंट नेम्स भी है। तो जब आप फिटकरी का फॉर्मूला अगर यहाँ देखते हो तो फिटकरी का फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं जो अभी अभी आपने स्टडी कर चुके हैं अपने प्रैक्टिकल्स में, वो है हमारा मोहर्स सॉल्ट। तो मोहर्स सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? मोहर्स सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, हम मोहर्स सॉल्ट का यहाँ पर मैं कंप्लीट फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो मोहर्स सॉल्ट का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो ये मोहर्स सॉल्ट हुआ, पोटैश एलम हुआ, और इसके अलावा भी कुछ और भी सॉल्ट्स है। तो ये सभी, इन सभी को क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट कहा जाता है। अब डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है कि जब भी डबल सॉल्ट जो बनते हैं, ये डबल सॉल्ट्स बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ में डबल सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, और जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं, जब ये डबल सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं तब वो क्या होते हैं? डिसोसिएट इनटू आयंस। ये क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट इनटू आयंस। ये सबसे पहले तो डबल सॉल्ट से बनता है और उसके बाद में ये डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। कैसे? अब देखो, अगर मैं FeSO4 की बात करूं तो FeSO4 में ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव आयंस में। यहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन में। यहाँ पर ये सल्फेट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। और ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है डबल सॉल्ट।
क्या कहते हैं इसको? डबल सॉल्ट कहते हैं। बट अगर मैं यही बात करूं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, अभी भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, जैसे K4FeCN6। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। इट मीन्स दे आर नॉट लूजिंग देयर आइडेंटिटी, दे आर नॉट losing their identity, they are not losing their identity, right? तो अगर ये आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप इसको आयंस को देखोगे तो ये पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड, आयरन और साइनाइड के हमें सेपरेट आयंस यहाँ पर नहीं मिलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, जबकि डबल सॉल्ट में वो अपनी आइडेंटिटी लूज करना स्टार्ट करते हैं। यही डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, ठीक है। चलिए अब हम इसको और समझने के लिए हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी कर लेते हैं। वो टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए काफी यूजफुल होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए। तो जो फर्स्ट हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे, आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग दे दीजिए बेटा, और वो है डेफिनेशंस। हम क्या करने वाले हैं अभी, स्टडी सम डेफिनेशंस सम टर्म्स। और किसकी टर्म्स है ये? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो जो फर्स्ट टर्म जो है वो रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या रहेगा ये? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ENTITY। क्या रहेगा ये? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी रहेगा, है ना। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होता है, देखो इसमें जैसे कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मतलब क्या होता है कि जो enclosed in स्क्वेयर ब्रैकेट, किसमें रहता है ये? enclosed in स्क्वेयर ब्रैकेट, उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूं K4 फिर ब्रैकेट के अंदर FeCN6, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर है, देखो ये ब्रैकेट हुआ, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है, इसे कहा जाता है, यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या कहते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं, ठीक है। हमने इसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहा, या फिर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। अगर एंटाइटी वर्ड अगर यूज नहीं करना है तो आप इसमें एक अनदर वर्ड भी यूज कर सकते हो, और वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या यूज कर सकते हैं हम? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वर्ड, ठीक है। अब देखो जब भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्सेस क्या हो सकते हैं? कैटोइनिक कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे ये? कैटोइनिक कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। सेकेंड थिंग हम कहेंगे एनोइनिक कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये? एनोइनिक कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। और उसके बाद में हम कहेंगे कि ये जो है ये आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। इन सभी को मैं आपके 1 by 1 जो है डेफिनेशंस के साथ में एक्सप्लेन करूंगी, राइट। अब देखो ये इसमें डेफिनेशन के साथ में किस तरीके से एक्सप्लेन होंगे वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, है ना। अब देखो कैटोइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा? कैटोइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब होगा कि जैसे अगर मान के चलिए ब्रैकेट के अंदर ये एक हमारी स्पीशीज है, इसको क्या कहते हैं ब्रैकेट के अंदर जो चीजें है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके अंदर जो अगर मैं यहाँ पर 3+ रखती हूँ तो इस ब्रैकेट के ऊपर +3 चार्ज है, इसीलिए इसको कहा जाएगा कैटोइनिक
कॉम्प्लेक्स। एनोइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा? देखो, एनोइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब होगा कि जब भी इस ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम कहेंगे एनोइनिक कॉम्प्लेक्स। एनोइनिक कॉम्प्लेक्स। और ये जो बात कर रहे हैं हम, ये हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा एनोइनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या हुआ? हमारा कैटोइनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है। और उसके बाद में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में इस ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। क्या होगा? इस ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, है ना, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब जैसे, अब देखो इसके चार्ज कैसे पता करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, है ना, वो समझाऊंगी। जैसे ही वन बाय वन टर्म में एक्सप्लेन करते चलूंगी, आपको ये जरूर बताऊंगी कि इनका जो है नेम क्या होता है और इसको किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। अब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी समझने के बाद में हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम क्या होता है। क्या होता है? सेंट्रल एटम, या फिर हम कहेंगे सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है वो मैं बताती हूँ अभी। अब देखो, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, उस डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी मेटल एटम रहते हैं, या फिर हम कहेंगे एक ऐसा मेटल एटम और आयन जो क्या रहता है, टू विच, जिससे कुछ हम कहेंगे मेटल एटम और आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर, टू विच a fixed number of molecule, to which a fixed number of molecules, to which a fixed number of molecules or ions are attached, or ions are attached। उसमें क्या रहते हैं? फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस अटैच्ड रहते हैं। और अटैच भी किससे रहते हैं? बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और हम कहेंगे बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा आपको याद रखना है कि ये जो रहेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये मेटल है, इस मेटल को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम कहेंगे और सेंट्रल आयन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ही कोऑर्डिनेशन, जैसे Cn ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए हैं, डोनेट कर दिए, मतलब जो Fe जो है उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है यहाँ पर फ्रेम किया गया है, उसे कहा जाता है सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन। अब देखिए, नेक्स्ट जो अभी हम इसमें देखेंगे वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लिगैंड्स का। लिगैंड्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो बेटा आई होप ये जो इस क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट। और लिगैंड्स जो है ये हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। आप सभी अपने अपने व्यूज शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।